हम आपको यह बताएंगे कि भगवान राम के देश में आज एक बार फिर से भगवान राम को काल्पनिक बताकर उनका अपमान किया जा रहा है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की डीएमके पार्टी के पूर्व सांसद टीकेएस इलनगोवन ने कहा है कि भगवान राम का जन्म एक कल्पना है जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है और रामायण इतिहास नहीं है बल्कि यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है और मोदी सरकार इतिहास को कल्पनाओं पर आधारित एक पौराणिक कथा से बदलना चाहती है। Ram's birth is mythology. It's a story of Mahabharata or Ramayana. It's a story from Ramayana. It's a literature. So they want to replace history with mythology. That is what the BJP is trying to do. He is not interested in Ram. BJP does not consider Ram as an important thing. But their political gain becomes important, so they are making use of Ram for their political gains. डीएमके विपक्ष के इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी है जिसके नेता उदयनिधि स्टालिन भी सनातन धर्म की तुलना पहले डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से कर चुके हैं और अब उन्हीं की पार्टी के एक और नेता ने भगवान राम के जन्म को पौराणिक कथा बताया है और ऐसा करने वाले ये हमारे देश के अकेले नेता नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज भगवान राम को बीजेपी का एक चुनावी प्रोडक्ट बताया है और कहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन करके मोदी सरकार देश के लोगों के धार्मिक उन्माद से उन्हें प्रेरित करना चाहती है। इसी तरह विपक्षी दलों के कई नेता अब इस बात पर भी आपत्ति जता रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को क्यों आमंत्रित किया गया है और विपक्षी दल भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अब बीजेपी का कार्यक्रम बता रहे हैं। जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जिन नेताओं ने आज तक अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन तक नहीं किए वो नेता अब राम मंदिर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री मोदी के जाने से इतने परेशान क्यों हैं। এখন রাম হচ্ছে ভোটের পণ্য, ইলেকটোরাল প্রোডাক্ট। রাম পুজো করার জন্য নয়, রাম এখন বিজেপি পার্টির ইলেকটোরাল প্রোডাক্ট অর্থাৎ নির্বাচনী পণ্য। রামের নামে দাঙ্গা হবে, রামের নামে বিভাজন হবে, রামের নামে আমার আপনার মধ্যে দূরত্ব তৈরি হবে। সেটা করতে না পারলে ভোট হবে কি করে? निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है क्या? कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे, लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। ये जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबर का जगह में जो राम मंदिर बनाया, ये पहला कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बनाया? ये काम नरेंद्र मोदी जी तक इंतजार करना क्यों हुआ? सरासर हमें ये दिखाई देता है कि हमारा जो कांग्रेस का नेतागण था उनका राम के लिए कभी भी मन में भक्ति नहीं था। उन्होंने हमेशा बाबर को ही भक्ति किया और बाबर को ही पूजा किया। आज इस पूरे विवाद को लेकर जो कि राम जन्मभूमि को लेकर विवाद पहले चला हमारे देश में इतने समय तक, लंबे समय तक चला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया। अब राम मंदिर लगभग बनने को तैयार है और यह विवाद लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, खासतौर पर हमारे नेताओं के दिमाग में है। आज इस पूरे विवाद को लेकर दो बातें आप ध्यान से सुनिएगा। पहली बात यह कि जब इस्लाम धर्म में यह कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने यरूशलेम में अपने बुराक घोड़े से जन्नत की यात्रा की थी जब वो जन्नत की तरफ गए थे, या ईसाई धर्म में यह कहा जाता है कि अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए थे और इसके 40 दिन बाद वो स्वर्ग में चले गए थे, तब इन कहानियों को कोई भी काल्पनिक नहीं बताता और इन्हें
पौराणिक कथा भी नहीं बताया जाता। उन्हें मानने वाले लोग इसे अंतिम सत्य मानते हैं, इसे इतिहास बताते हैं। और अगर आप जेरूसलम चले जाएं तो आपको अल अक्सा मस्जिद भी मिलेगी, वेस्टर्न वॉल भी मिलेगा, और वहां तमाम जगहें वो मिलेंगी जिनकी वो पूजा करते हैं। लेकिन जब हिंदू धर्म में भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व की बात की जाती है तो उनके जन्म को एक पौराणिक कथा बताकर यह कहा जाता है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण असल में थे ही नहीं, ये सिर्फ एक काल्पनिक पात्र हो सकते हैं या फिर ये एक पौराणिक कथा है। और ये जो बात है, अगर आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में आपको ऐसे कोई लोग नहीं मिलेंगे जो कि अपने ही आस्था पर, अपने धर्म पर इस तरह सवाल उठाते हैं। इसी तरह इस्लाम में भी आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे देश भारत में शायद अकेला होगा भारत देश ऐसा जहां पर लोग अपने ही धर्म पर, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही असल में सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं। और ये सब कुछ होता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, ये सब कुछ होता है आजाद विचारों के नाम पर, और ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि इसका चुनावों में फायदा ले सके। दूसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं को इस बात से आपत्ति है कि प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों बुलाया गया, उन नेताओं से आज हम ये कहना चाहते हैं कि ये तमाम नेता अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं गए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज तक अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन क्यों नहीं किए। उन्होंने राम मंदिर बनाने में तो कोई रोल नहीं निभाया, लेकिन एक बार जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया तब तो राम मंदिर जा ही सकते थे। और राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम किसी एक विचारधारा के लोगों के नहीं है, राम सबके हैं, राम पूरे देश के हैं, राम पूरे भारत के हैं। अब आप सोचिए, इस भारत में लगभग 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, या पूरी दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं। ये सब जो राम मंदिर है ये उनकी आस्था का केंद्र है। और ऐसा तो नहीं है कि ये सारे लोग सिर्फ बीजेपी को ही वोट देते होंगे। ये सारे हिंदू वो हैं जो चुनाव में बीजेपी को भी वोट देते हैं, कांग्रेस को भी वोट देते हैं, समाजवादी पार्टी को भी वोट देते हैं, डीएमके को भी देते हैं, एआईएडीएमके को भी देते हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को भी देते हैं, तमाम पार्टियों को ये वोट देते हैं। लेकिन फिर भी एक सूत्र है जो इन्हें बांध कर रखता है, और वो है ये राम मंदिर का सूत्र। आज भी अगर आप अयोध्या में जाएंगे और राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे देश से लाखों लोग हर महीने राम मंदिर आते हैं, इस राम मंदिर के भव्य निर्माण को देखने के लिए आते हैं। और उनके सबके आने का एक कारण है, और वो कारण ये है कि इस देश के लाखों परिवार ये चाहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण के दौरान उनका भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जरूर रहे, उनका भी कोई ना कोई योगदान जरूर रहे। और लोग चाहे वो दक्षिण भारत से आ रहे हों, हजारों किलोमीटर दूर से चलकर, आज भी बहुत सारे परिवार हर रोज राम मंदिर आते हैं और वो कहते हैं कि हम राम मंदिर पर हम भी एक ईंट अपने हाथ से लगाना चाहते हैं, हम भी कोई ना कोई जो भी योगदान वो दे सकें हम देना चाहते हैं, क्योंकि ये राम मंदिर उनकी आस्था का केंद्र है। और ये सब लोग अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं, अलग अलग पार्टियों के वोटर हैं। इसलिए राम मंदिर को लेकर कम से कम राजनीति अब बंद हो जानी चाहिए। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी के कई नेता और मुख्यमंत्री अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने जा चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि यह मंदिर बीजेपी का ही हो। क्या यह मंदिर बीजेपी का है? यह मंदिर सबका है, यह मंदिर पूरे देश का है। हम तो बल्कि यह भी कहेंगे कि इस मंदिर में देश के मुसलमानों को भी जाना चाहिए, ईसाई धर्म के लोगों को भी जाना चाहिए, बाकी धर्म के लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम भारत के थे, भगवान राम भारत के हैं। और इसी प्रकार से अगर सामाजिक सौहार्द को बढ़ाना है तो जब अयोध्या में ही बाबरी मस्जिद के लिए जो अलग स्थल बनाया गया है, हम तो ये भी चाहेंगे कि उस बाबरी मस्जिद में हिंदू भी जाएं, और तभी यह सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और बना रहेगा। इस और देश के सभी लोगों को इस राम मंदिर का स्वागत करना चाहिए। लेकिन अभी हो यह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने शायद यह सोच लिया है कि जो भी मोदी की सरकार करेगी वो उसका विरोध करेंगे, फिर वो चाहे कोविड की वैक्सीन हो, नए संसद भवन का निर्माण हो, कोई दूसरा विकास कार्य हो, कोई नया हथियार खरीदना हो, रफाल फाइटर जेट खरीदना हो। कांग्रेस पार्टी हर उस काम का विरोध करती है जो ये सरकार कर रही है। इसलिए आज हम राहुल गांधी से भी ये कहना चाहेंगे
कि उन्हें भी राम मंदिर जरूर जाना चाहिए और उन्हें भी राम मंदिर में अपनी भागीदारी जरूर निभानी चाहिए, उन्हें भी राम मंदिर का भागीदार जरूर बनना चाहिए। राम मंदिर कोई बीजेपी का निजी प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें कांग्रेस के लोग भी जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी जा सकते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग, दूसरी विचारधाराओं के लोग भी जा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं जा रहे हैं, यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष के जो नेता पहले यह कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, यह बड़ा नारा चलता था एक जमाने में, वही सारे नेता अब इस बात से परेशान हैं कि तिथि भी आ गई कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। यानी जो नेता पहले तारीख पूछा करते थे, अब वही तारीख के ऐलान के बाद से परेशान है। अब ये बार बार पिछले 1 महीने से बीजेपी ने भी कहना चालू मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में, हर 5 साल में मंदिर वहीं बनाएंगे। भाजपा, आरएसएस, ये सबका एक नारा है, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। ये कोई भगवान राम के प्रति श्रद्धा उनके मन में है, ऐसी बात नहीं। उन्होंने भगवान राम के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया मानो वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो। सिर्फ देश के ही नहीं, पूरे विश्व के हिंदू इंतजार कर रहे हैं कि राम मंदिर कब बनेगा। कहा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है और चुनाव के बाद, मतलब चुनाव के प्रचार के दरमियान सब लोग राम राम करते रहे और चुनाव के बाद आराम करते रहे। तो अब ये कब तक हम इंतजार करेंगे? कितने मतलब दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गए, पीढ़ियां जा रही है, लेकिन हमारे राम मंदिर, रामलला का मंदिर नहीं बन रहा। तो आपने देखा, इतने वर्षों में जब राम मंदिर को लेकर कोई निश्चित तिथि नहीं आ रही थी, राम मंदिर कब बनेगा इसके बारे में किसी को पता नहीं था, तब ये सारे नेता ये कहा करते थे कि ठीक है, राम मंदिर कब बनेगा ये तो बीजेपी बताना नहीं चाहती। राम मंदिर की तिथि को लेकर आपने देखा होगा कितना उत्साह दिखाया जाता था और बात बात पर यह सवाल पूछा जाता था कि ये तो बताइए कि राम मंदिर बनेगा कब। अब देखिए, जब राम मंदिर बन रहा है लोगों के सामने और राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि भी आ गई, अब यही सारे नेता परेशान हो रहे हैं कि ये तिथि कैसे आ गई। इससे आप हमारे देश की राजनीति समझ सकते हैं। और भगवान राम ने भी कभी ये कल्पना नहीं की होगी कि हजारों वर्षों के बाद आगे चलकर उनके नाम पर, उनके मंदिर के नाम पर, उनके जन्म स्थल के नाम पर, उनके ही अपने देश में, उनकी अपनी भूमि पर इतनी राजनीति होगी और लोग हर बार, हर साल अपने अपने बयान बदलते चले जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश के लोग कितने उत्साहित हैं। नेताओं तो देख लिया आपने कि नेता क्या कहते हैं, अब जनता की बात करते हैं। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगाइए कि 21 से 23 जनवरी के लिए अयोध्या के सभी होटल्स अभी से ही 80% तक बुक हो चुके हैं। यानी अगर आप चाहते हैं, आप भी राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और उसके लिए अगर आप अयोध्या जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज आपको हम ये कहना चाहेंगे कि आपको अयोध्या में बिना समय गंवाए होटल में अभी से बुकिंग करा लेनी चाहिए। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन में आप अपना रिजर्वेशन करा लीजिए, अगर हवाई जहाज से आ रहे हैं तो फ्लाइट में अभी से अपनी बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि पूरे देश से लाखों लोग उस समय राम मंदिर आना चाहते हैं, अयोध्या आना चाहते हैं। इसलिए अगर आप भी ये योजना बना रहे हैं तो अभी से अपना पूरा की पूरा जो ट्रैवल है, अपनी पूरी यात्रा की जो पूरी प्लानिंग है, वो अभी से कर लीजिए, वरना आपको अयोध्या में ठहरने की जगह नहीं मिलेगी, फ्लाइट में जगह नहीं मिलेगी, ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट से आप समझ पाएंगे।
अयोध्या में राम मंदिर की तारीख के ऐलान के साथ में ही अब तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसका असर यहाँ की होटलों, यहाँ के रेस्टोरेंट्स और तमाम जगहों पर दिखाई देता है। ऐसे एक होटल के बाहर हम मौजूद है। यहाँ आप देखें किस तरीके से इस होटल के एक्सटेंशन का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि हजारों नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा की संख्या हो जाएगी उस दिन, और यही कारण है कि यात्रियों के ठहरने के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। तस्वीर आप देखिए कैसे लगातार जो है रिसेप्शन पे इंक्वायरीज लगातार आ रहे हैं। ऑनलाइन बहुत ट्रैफिक हो गया है क्योंकि जितनी भी क्वेरीज आती हैं होटल्स में वो एक ऑनलाइन अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से आती हैं। जो कस्टमर्स भी हैं वो भी आ रहे हैं और वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि 22 तारीख के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी हो। हजारों लाख की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे तो इन सड़कों पर जो राम नाम का जयघोष होगा, जो सौंदर्यीकरण होगा, उसको आप अपने इस स्पेशल स्वीट से बैठे बैठे देख सकते हैं। फिलहाल के तौर पे तो हम पूरी तरीके से सोल्ड आउट है। कोशिश यही है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा से आ रहे हैं अयोध्या के अंदर अपने राम भक्ति के लेकर, हम उनको ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छा एक्सपीरियंस दे, उनको एक अयोध्या की भूमि से अवगत कराया जाए। लगातार श्रद्धालु जो अयोध्या पहुंच रहे थे अलग अलग शिलाओं का दर्शन कर रहे हैं, मंदिर का दर्शन कर रहे हैं और ज्यादा उत्साह में है। मेरा मन आगे उसी दिन आकर देखने का मन बहुत लगता है और ये राम जन्मभूमि हम यहाँ आकर विजिट करने का मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अयोध्या को मेरा ग्रुप टोटल 120 मेंबर्स लेके आएगा। पूरा आदमी को बहुत खुश होगा। कितना अच्छा लग रहा है और इंतजार अब खत्म हो रहा है। लग रहा है सर, बिल्कुल खत्म हो रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना जल्दी हो सकता है, मंदिर ऐसा नहीं लगा था, फिर हो गया ना, बहुत अच्छा लग रहा है। कब ओपन हो रहा है ऐसा वेट कर रहे हैं। हम मौजूद है इस वक्त राम जन्मभूमि पथ पर। ये अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता बनाया गया है जो कि सादतगंज नया घाट मार्ग से इस सुग्रीव किला होते हुए राम मंदिर परिसर की ओर जाता है। राम जी का मंदिर बन रहा है, हम सबका गर्व की बात है। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं श्री राम जी के दर्शन के लिए। बहुत दिन से मन की इच्छा थी राम जी का दर्शन होगा, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एंटिसिपेशन है मंदिर को देखने का कि कैसा बना होगा, क्या क्या होगा उसमें, है ना। कल इसीलिए आए ना। तो देखिए जैसा हम आपको बता रहे थे, पूरे देश से चाहे कोई भी राज्य हो, उस राज्य में किसी भी पार्टी का शासन हो, उस राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे वो पार्टी किसी भी विचारधारा की हो, लोग हर रोज देश के कोने कोने से राम मंदिर पर पहुंच रहे हैं। अभी से ये तो तब है जब अभी उनका राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं और लोगों की कितनी आस्था है ये अभी आपने देख लिया। असल में कई बार हमारे देश के नेता जनता की जो भावनाएं होती हैं उससे कट जाते हैं। हमारे देश के नेताओं को पता ही नहीं चलता कि जनता के बीच में क्या सेंटिमेंट है, जनता की भावनाएं क्या हैं, जनता किसी एक मुद्दे पर क्या सोचती है, और फिर उन्हें बाद में पता चलता है। और हमारे देश में ये सब जनता क्या सोचती है उसकी परीक्षा का जो दिन होता है, अग्नि परीक्षा का जो दिन होता है, उसे सिर्फ हम चुनाव के नाम से ही जानते हैं। और फिर इन नेताओं को चुनाव के दौरान पता चलता है कि उन्होंने जनता की भावना को कैसे समझने में भूल की थी। इसीलिए आज हम उन तमाम नेताओं से ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है उन्हें लगता हो कि किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए या फिर चुनाव में वोट पाने के लिए वो इस तरह के बयान देते हों, कभी सनातन धर्म के बारे में, कभी राम मंदिर के बारे में, कभी भगवान राम के बारे में। लेकिन उन्हें यह देखना चाहिए कि इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था क्या है और वो राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं। हम आपको उस नशे के बारे में बताएंगे जिसने दुनिया भर के युवाओं और बच्चों को अपना शिकार बना लिया है, और यह नशा है सोशल मीडिया का नशा, यह नशा है मोबाइल फोन का नशा, क्योंकि ये नशा आपको मोबाइल फोन में मिलता है। इस नशे के खिलाफ अमेरिका के 50 में से 42 राज्यों ने एक कानूनी लड़ाई छेड़ दी है, और इस लड़ाई से पूरी दुनिया को आज सीखना चाहिए, भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए। और अमेरिका में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है मेटा के खिलाफ इन 42 राज्यों की सरकारों ने मुकदमा दर्ज कराया है, और इन सरकारों ने आरोप लगाया है कि मेटा ने जानबूझकर छोटे बच्चों और युवाओं को फेसबुक और इंस्टाग्राम का आदी बना दिया है, यानी इन युवाओं को फेसबुक और इंस्टाग्राम की लत लग गई है। मेटा ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से ज्यादा
अपने मुनाफे पर ध्यान दिया और इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें ये बच्चे, ये युवा एक बार अगर उसमें गए तो वो अंधे कुएं की तरह उसमें घुसते ही चले जाते हैं। अदालत में इन सरकारों ने कहा है कि मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से होने वाले खतरों को लेकर लोगों को बार बार गुमराह किया है, लोगों को इसके बारे में बताया नहीं और ऐसे फीचर्स तैयार किए जिससे बच्चों को लाइक्स और व्यूज की चिंता हमेशा लगी रहे। मेटा ने युवाओं और बच्चों को फंसाने और अपने ऐप्स में एंगेज रखने के लिए, यानी अपने ऐप्स में व्यस्त रखने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, जिससे बच्चे और युवा लाइक्स, शेयर, फॉलो और व्यूज की लत में बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि उन्हें पहले पोस्ट करना है, फिर देखना है कि कितने लाइक्स आए और फिर यह देखना है कि जो बाकी लोग हैं उनके पोस्ट पर क्या हो रहा है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं के सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। बच्चों को चिंता, डिप्रेशन, नींद ना आना, नेगेटिविटी, पढ़ाई से ध्यान हटने और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं अब लगातार हो रही हैं। इस शिकायत में इन सरकारों ने कहा है कि कई युवा, खासकर लड़कियां, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट और रील्स देखकर अपने शरीर को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर हीन भावना से ग्रस्त हो जाती हैं। इसमें एक सर्वे का भी हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक अमेरिका की 32% लड़कियों ने यह माना कि इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें अपने शरीर को लेकर हीन भावना का एहसास हुआ। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि इंस्टाग्राम की वजह से बच्चों और युवाओं में एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है। एक और आरोप में यह कहा गया है कि अमेरिका में 6% और ब्रिटेन में 13% यूजर्स को इंस्टाग्राम की वजह से आत्महत्या करने का विचार मन में कभी ना कभी जरूर आया है। इन आरोपों के जवाब में मेटा ने कहा है कि उन्होंने 30 से ज्यादा टूल्स बच्चों और युवाओं की सुरक्षा के लिए बनाए हैं और अपने प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने इन बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बनाया है। लेकिन बहुत सारी स्टडीज के मुताबिक सोशल मीडिया का नशा भी असल में सिगरेट के नशे जैसा है। जिस तरह सिगरेट का नशा लोगों को अपना आदी बना लेता है, एक बार अगर आपको सिगरेट का नशा हुआ तो आप बिना उसके रह नहीं सकते। आपको थोड़ी थोड़ी देर में यह लत लग जाती है कि आप बाहर जाएंगे और सिगरेट पिएंगे। ठीक वैसे ही फेसबुक और इंस्टाग्राम ने युवाओं और बच्चों को अपने नशे का शिकार बना लिया है। जैसे एक सिगरेट पीने वाले को थोड़ी थोड़ी देर में एक तलब होती है, वैसे ही जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के आदी हो चुके हैं उन्हें भी थोड़ी थोड़ी देर में यह तलब होती है कि वो जाएं, वो लॉगिन करें और देखें कि क्या हो रहा है। जैसे सिगरेट और शराब का नशा शरीर पर बुरा असर डालता है, वैसे ही सोशल मीडिया का नशा बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को अब बिगाड़ रहा है। भारत में एक बड़ी आबादी इस नशे की शिकार बन चुकी है। भारत में 15 से 29 वर्ष के 38 करोड़ युवा हैं। फिर से आप देख लीजिए, 15 से 29 वर्ष के 38 करोड़ युवा हमारे देश में हैं। इन्हीं युवाओं के कंधे पर हम अपना भविष्य तय करते हैं और कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है क्योंकि जितनी युवा आबादी और जितनी युवा शक्ति हमारे पास है, किसी के पास नहीं। लेकिन अब देखिए ये युवा कर क्या रहे हैं। ये युवा या तो इन कंपनियों के ऐप्स पर घंटों रील्स बना रहे हैं या फिर घंटों सिर्फ उन रील्स को देख रहे हैं। यानी दो तरह के लोग हैं, एक जो लगातार अपनी रील्स बनाते रहते हैं, फिर रील्स पर कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, कितने रीपोस्ट आए, ये देखने में वो व्यस्त रहते हैं। और दूसरा वर्ग वो है जो खुद रील्स तो नहीं बना रहा लेकिन दूसरों की रील्स देखने में लगातार व्यस्त है। पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने और देखने वाले यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा हमारे देश भारत में है। भारत में 23 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। भारत में 11 वर्ष से 26 वर्ष के युवा हर दिन औसतन 3 घंटे रील्स और शॉर्ट वीडियोस देखने में अपने खर्च करते हैं। 3 घंटे हर रोज। भारत में औसतन एक छात्र हर दिन 1.5 से 2 घंटे में 360 से 480 रील्स और शॉर्ट वीडियोस देख लेता है। छात्रों के कुल स्क्रीन टाइम में से 40 से 60% टाइम इन रील्स में ही चला जाता है। इसके अलावा भारत में हर दिन सोशल मीडिया यूजर्स 60 लाख से ज्यादा रील्स और शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। सोचिए एक दिन में भारत के लोग 60 लाख रील्स और शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं। यानी इस हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है।
वीडियो बनाने का। जब फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए थे तो इन्हें परिवारों, दोस्तों और समाज को जोड़ने का एक डिजिटल माध्यम बताया गया था। इन कंपनियों ने कहा था कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि आप अपने परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहें, अपने समाज के साथ जुड़े रहें। इसीलिए इन्हें सोशल नेटवर्किंग एप्स कहा गया। आप इनके जरिए दोस्त बना सकते हैं, अपने माता पिता को, रिश्तेदारों को बता सकते हैं आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, वीडियोस बनाकर या फिर फोटो पोस्ट करके। पहले तो ये बताया गया। दूसरा जो काम इनका बताया गया, जो दूसरा फायदा बताया गया वो ये था कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी का एक बहुत बड़ा जरिया है। हर बात पर जो आपके विचार है, आपकी जो विचारधारा है, किसी भी मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपने फिल्म देखी तो उसके बारे में क्या सोचते हैं, किसी कपड़े के बारे में क्या सोचते हैं, मौसम के बारे में क्या सोचते हैं, किसी स्थान के बारे में क्या सोचते हैं, आप दुनिया को बताना चाहते हैं। और अभिव्यक्ति की आजादी, असल में ये जो कंपनियां हैं इस अभिव्यक्ति की आजादी को कमर्शियलाइज कर रही हैं और ये जो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है जो मुफ्त है, इसे वापस आपको बेच रही है। ये कुछ वैसा ही था जैसे सिगरेट कंपनियों ने शुरुआती दौर में सिगरेट को बिल्कुल भी हानिकारक नहीं बताया था और कई विज्ञापनों में तो पुराने जमाने में, बहुत वर्ष पहले, सिगरेट की तारीफ की जाती थी और लोगों को सिगरेट पीने के लिए प्रेरित किया जाता था। आज कुछ तस्वीरें आपके लिए मैं निकाल कर लाया हूं, बड़ी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखाता हूं। 1950, 1940 में क्या होता था? 1960 के दशक में अमेरिका में सिगरेट के एक विज्ञापन में विज्ञापन करने वाला यह कहता है कि मैं हर रोज 2 पैकेट सिगरेट, इस खास कंपनी के 2 पैकेट सिगरेट पीता हूं और यह मेरे लिए सिगरेट बड़ी अच्छी रही है और मुझे यह खास ब्रांड की सिगरेट पीने से मेरे शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं देखा गया है। यानी ये जो सिगरेट है ये बिल्कुल हेल्दी है। और उस जमाने में ऐसे बहुत सारे विज्ञापन फिल्माए गए जिसमें सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया जाता था। यह बात तो कहीं आई ही नहीं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये उस जमाने के विज्ञापन में आपको दिखा रहा हूं। ये सब यही कहते हैं कि हम सिगरेट पीते हैं, हम 2 पैकेट सिगरेट रोज पीते हैं, 10 साल से हमने सिगरेट पी और हमारे शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला, इसलिए आप भी सिगरेट पी सकते हैं। तो देखिए, एक दौर वो भी था जब सिगरेट बनाने वाली कंपनियां ये मानने को तैयार नहीं थी कि सिगरेट पीने से आपके फेफड़े खराब होते हैं, आपको कैंसर होता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों के स्वास्थ्य पर सिगरेट के नुकसान दुनिया के सामने आने लगे। इसमें कई वर्षों लग गए, दशक लग गए, यहां तक कि सिगरेट से फेफड़े खराब होने और कैंसर होने की बातें इसके बाद साबित होने लगी। इसके बाद अलग अलग देशों की सरकारों ने सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को पैकेट पर चेतावनी लिखने के लिए बाध्य किया और कहा कि अगर आपको अपनी सिगरेट बेचनी है तो आपको अपने पैकेट पर लिखना पड़ेगा, चेतावनी देनी पड़ेगी कि सिगरेट पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दुनिया में पहली बार सिगरेट फ्रांस में वर्ष 1843 में बनाई गई, लेकिन पहली बार किसी भी सिगरेट के पैकेट पर वैधानिक चेतावनी अमेरिका में वर्ष 1966 में लिखी गई, जबकि भारत में पहली बार सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी 1975 में लिखी गई और इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया। यानी सोचिए, 1975 से पहले भारत में जितनी भी सिगरेट बिकती थी उनके पैकेट पर और कुछ नहीं, कोई चेतावनी नहीं लिखी होती थी। आज सोशल मीडिया भी उसी स्टेज में है जिस स्टेज में कभी एक जमाने में सिगरेट हुआ करती थी, जब लोगों को यह कंफ्यूजन था कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए अच्छी है या खराब है और सरकारें कुछ कर नहीं पा रही थी। अभी सोशल मीडिया की तारीफें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया तो असल में लोगों को जोड़ता है। सोशल मीडिया के जरिए दुनिया में आप आज यहां हिंदुस्तान में बैठे बैठे अमेरिका के किसी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसके ज्ञान का लाभ ले सकते हैं और आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इसे बहुत बड़ा माध्यम बना सकते हैं। आपको यह कहकर ये प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे 1950 के आसपास सिगरेट बेची जाती थी। लेकिन धीरे धीरे सिगरेट की तरह ही सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव अब दुनिया को दिखने लगे हैं और अब समय आ गया है। आज एक नया आइडिया हम आपके सामने लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार भी हमें सुन रही होगी, अलग अलग राज्य सरकारें हमें सुन रही होंगी। अब समय आ गया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स या इसके अलावा जो और दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते हैं, उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सिगरेट कंपनियों की तरह
चेतावनी जारी की जाए और जैसे ही युवा और बच्चे उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करें, लॉगिन करते ही साफ साफ उनके सामने यह लिखा हो कि इस प्लेटफॉर्म का, इस ऐप का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए और उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और उन्हें इसकी लत लग सकती है। चीन जैसे देश ने तो इस पर काम करना शुरू कर दिया। दुनिया की दो महाशक्तियां, एक अमेरिका और एक चीन, दोनों अब जागरूक हो चुके हैं, दोनों जाग चुके हैं। जैसा हमने आपको बताया, अमेरिका में तो 42 राज्यों की जो सरकारें हैं वो अदालत में गई हैं और वो चाहती हैं कि इन पर रोक लगाई जाए या कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाया जाए जिससे उनके बच्चे इससे ना बिगड़ें। चीन अपने देश में एक नया कानून ला रहा है जिसके तहत यह तय कर दिया जाएगा कि जो बच्चे हैं वो दिन में कितना सोशल मीडिया देख पाएंगे और वीडियो गेम्स कितनी देर तक खेल पाएंगे, और उसकी एक सीमा होगी। और उस सीमा से आगे अगर कोई बच्चा वीडियो गेम खेलता है तो ये वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि ये बच्चा उस तय समय सीमा से ज्यादा वीडियो गेम खेला है और कंपनी पर कार्रवाई होगी। इसलिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि चीन ने कदम उठा लिया है, अमेरिका ने कदम उठा लिया है, अब इन ऐप्स का सबसे बड़ा बाजार है भारत, क्योंकि भारत, जैसा हमने आपको बताया, 38 करोड़ युवा हमारे देश में इस समय हैं। इसलिए भारत की सरकारों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को यह देखना पड़ेगा कि मान लीजिए ये 38-40 करोड़ युवा हैं, अगर ये हर दिन 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे अपने स्मार्टफोन पर इन एप्स पर लगा रहे हैं तो ये कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इससे इनका मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा, रात में नींद नहीं आएगी, ये डिप्रेशन में जाएंगे, एंग्जाइटी में जाएंगे और ना पढ़ाई करेंगे और ना ही कोई काम करेंगे, और इससे सबका नुकसान है। सबसे पहले इनका अपना नुकसान, उसके बाद इनके परिवार का नुकसान, उसके बाद समाज का नुकसान और उसके बाद पूरे देश का नुकसान। इसलिए आज तमाम लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्मार्टफोन है इसमें एक लत है, इसको ऐसे ऊपर इस तरीके से स्वाइप करने की, और एक बार अगर आप उस ऐप में जाते हैं और स्वाइप करना शुरू करते हैं तो ये एक अंधे कुओं की तरह बन जाता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपको रील्स या कंटेंट देखने को मिलता है, आप उस अंधे कुएं में और ज्यादा गहरे डूबते चले जाते हैं और फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है और आपको अंदाजा ही नहीं लगता कि कैसे कितने घंटे आपके निकल चुके हैं। इसलिए इस नशे से आपको सावधान रहना है। इसे यह मत समझिए कि यह काल्पनिक नशा है, यह नशा असली है, यह वैसा ही नशा है जैसे सिगरेट का नशा होता है। गुजरात में नवरात्रि के दौरान इस बार अलग अलग गरबा आयोजनों में डांस करते हुए कम से कम 30 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई, और सबसे चिंताजनक बात यह है कि मरने वाले इन लोगों में ज्यादातर लोग युवा थे और कई लोगों की उम्र 13 से 25 वर्ष के बीच थी। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि 13 से 25 वर्ष के लोगों के में भी हार्ट अटैक हो सकता है डांस करते करते। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि गरबा कार्यक्रमों के दौरान 1230 लोगों ने इस बार हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके यह कहा कि उनके सीने में अचानक तेज दर्द हुआ है या उन्हें घबराहट की वजह से बहुत पसीना आ रहा है और उनकी तबीयत बिगड़ गई है। इनमें भी 766 लोगों को सीने में दर्द की शिकायत के बाद इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा, और यह सिर्फ हम इस बार नवरात्रि की बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों को अचानक हार्ट अटैक क्यों आया और क्या इन सभी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस सवाल का जवाब कोई अच्छा डॉक्टर ही दे सकता है, और इसीलिए यह जवाब जानने के लिए आज मैंने भारत के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सेठ से बात की, और पहला सवाल यही था कि गुजरात में हार्ट अटैक से जो मौत हुई है उसके पीछे क्या कारण है। ये जो लोग अचानक डांस करते करते कोलैप्स कर रहे हैं और उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? हाँ जी, मैं ये रिपोर्ट्स आई हैं और हमें समझना चाहिए कि ये एक एक्सर्शन वाला इशू है। देखिए, जब सडन एक्सर्शन कोई करता है और ज्यादा एक्सर्शन करता है जिसके लिए वो अकस्टम ना हो या पहले कभी एक्सरसाइज ना की हो और वो फिटनेस में ना हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो मिडिल एज हो, चाहे एल्डरली हो, हर एक का सेम ही होता है कि ओवर एक्सर्शन और सीवियर एक्सर्शन अगर अनअकस्टम्ड हो
तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये इसलिए होता है कि अंदर खून की आर्टरीज में अगर जरा भी माइल्ड ब्लॉकेज भी हो तो वो रप्चर कर सकती है, क्लॉटिंग हो सकती है हार्ट में, और उसके कई कारण होते हैं एक्सर्शन के अलावा। भीड़ में अगर कोई अंदर जगह है जहां पे काफी पसीना आ रहा है, डिहाइड्रेशन हो जाए, या कोई दवाइयां ऐसी ले रही हो जिससे कि क्लॉटिंग बढ़ जाए, तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ये भी देखा गया है कि जो अनअकस्टम्ड होते हैं और वो दौड़ना शुरू करते हैं या एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो उनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर वो अनअकस्टम्ड सीवियर एक्सरसाइज करें। तो हमें इस बात के लिए केयरफुल होना होता है। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ यंग लोग ऐसे होते हैं जिनको एक फैमिली हिस्ट्री होती है, उनको कई तरह की स्ट्रक्चरल हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, किसी को कोविड हो गया होता है जिसकी वजह से हार्ट पे कुछ लक्षण आ गए होते हैं जिनका उनको पता नहीं चलता अनलेस की चेकअप हो। बचपन से कोई तकलीफें होती हैं, जन्मजात तकलीफें होती हैं जो कि यंग एज पे सडनली हार्ट अटैक या सडन कार्डियक अरेस्ट कर सकती है। इसीलिए हम देखते हैं कि सीवियर एक्सर्शन और सडन कार्डियक अरेस्ट, हर कोई जरूरी नहीं है कि वो हार्ट अटैक हो रहा हो, बट ज्यादातर वो पेशेंट्स हार्ट अटैक के होते हैं जो कि सडनली मौत होती है, और कुछ चंद यंग लोगों में ऐसे होते हैं जिनको जन्मजात बीमारी भी हो सकती है, जिनको हेरिडिटरी बीमारियां भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से एक्सरसाइज में उनका सडन कार्डियक अरेस्ट हो। तो नाचते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए ये हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, ये तो बता दिया डॉक्टर सेठ ने। डॉक्टर अशोक सेठ से मेरा दूसरा सवाल ये था कि क्या इन लोगों की जान बच सकती थी, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, पेशेंट की सावधानी एक बात है, या लोगों की सावधानी एक बात है कि वो रेगुलर अपना समझें, अपनी बॉडी को समझें, ऐसे सिंपल चेकअप्स कराएं जिनसे उनको पता रहे कि उनको कोई ऐसी बीमारियां तो नहीं है जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री में अगर परेशानी है, स्पेशली जो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उनको ये सब चीजों के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसको अपनी बॉडी को समझना बहुत जरूरी है और उसके रिस्क फैक्टर्स को समझना जरूरी है। बाय रूटीन जीपी के साथ चेकअप भी करने से ये बातें पता चल जाती हैं। समझना चाहिए कि अगर फैमिली हिस्ट्री है और सडन कार्डियक अरेस्ट की फैमिली हिस्ट्री है, यंग एज पे पिता या माता को सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो, तो अपना चेकअप जरूर यंग एज पे ही करा लेना चाहिए। बट सबसे ज्यादा एक और बात मैं समझाना चाहता हूं कि हम देखते हैं कि लोग हमारे सामने कोलैप्स हो रहे हैं। ये सब चीजें, ये सब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो हुए हैं वो पब्लिक में हुए हैं, और ये दो चीजों से बच सकते थे वो लोग। एक तो कि अगर हम ऐसी कंग्रीगेशन कर रहे हैं, ऐसे इतने लोगों को बुलाया हुआ है, तो ये एक्सपेक्ट करते हुए आर्टिफिशियल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एक 2 लाख 2.5 लाख की एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होता है, जो कि आपने देखा होगा प्लेन्स में भी होता है, कई जगह बाहर में मॉल्स वगैरह में भी होता है। तो ये जरूर है कि उसको अपने अब इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ऑर्गेनाइजर्स को समझना चाहिए कि वो एक लाइफ सेविंग डिवाइस है जिससे कि हम लोगों को बचा सकते एक ही बार शॉक देख के। और ये तो वेस्ट में हर एक जगह, हर मॉल में, हर कंग्रीगेशन में अवेलेबल होता है। दूसरी बात यह है कि मैं कहता हूं कि पब्लिक का कर्तव्य है कि लोगों को सिर्फ देखना नहीं कि कोलैप्स कर गए हैं, कुछ लोग तो वीडियो भी खींचना शुरू कर देते हैं, विच इज सो अनफॉर्चुनेट। इसीलिए तो ये सब दृश्य घूमते रहते हैं। बट हम तो पेशेंट को, हम तो उसको बचा सकते हैं अगर हमें सिर्फ बेसिक कार्डियक रिससिटेशन आए, जिसका कि हम उसको नीचे लेटा के छाती पे अगर हम 2 इंच दबाएं, और इसके कई वीडियोस अवेलेबल हैं, कई व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, कई यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिससे कि हम लाइफ बचा सकते हैं। और ये देखा गया है कि सियाटल जैसी जगह में, यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ के हर पब्लिक को इसकी ट्रेनिंग दी गई है, तो यही कार्डियक अरेस्ट 60% कार्डियक अरेस्ट जीवित हो जाते हैं, बच जाते हैं, अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस नहीं होते हैं, हम उनको बचा सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि जिनके भी घर में कोई हार्ट का पेशेंट हो, या वैसे भी हर यंग लोग को सीख लेना चाहिए बेसिक कार्डियक रिससिटेशन, सीपीआर उसे कहते हैं, और उससे वो लाइफ बचा सकते हैं किसी की भी जो उनके सामने कोलैप्स करे। हमने देखा है ऐसे दृश्य जहाँ पे कि जिम में लोग कोलैप्स किए हैं, जहाँ पे स्टेज पे लोग कोलैप्स किए हैं, जहाँ पे सेलिब्रिटीज अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स किए हैं, ऐसी ऐसी जगह पे जो होटल्स हैं जहाँ पे उनकी लाइफ बच सकती है।
तो इसीलिए मैं कहूंगा कि हमें इसको एज अ होल देखना चाहिए, यही नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या करें अपने लिए, बट अब ये टाइम आ गया है, वक्त आ गया है हिंदुस्तान में कि हम ये सोचे कि हम दूसरे को कैसे बचा सकते हैं। उसकी जिंदगी बेसिक सीपीआर से भी उसकी लाइफ 60% चांस है कि बच सकती है, कार्डियक अरेस्ट अगर हमारे सामने हो रहा है। तो आज बड़ी बात सीखने की यह है कि हार्ट अटैक के जो मामले होते हैं कम से कम उसमें से 60% लोग बच सकते हैं अगर उन्हें सीपीआर दे दिया जाए। इसलिए आप सबको सीपीआर की ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी ले लेनी चाहिए। खास तौर पर अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हार्ट पेशेंट है, तब तो आपको सीपीआर के बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। और आखिर में आपको फिर से बता दें कि इस तरह के हार्ट अटैक्स के पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, कोविड हो सकता है, कोविड का कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पर आया हो। दूसरा, कोविड के बाद जो लाइफस्टाइल में बदलाव आए हैं वो हो सकता है, लोगों का लाइफस्टाइल पहले से काफी खराब हो गया है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये, जरूरत से ज्यादा शारीरिक भागदौड़, जैसे अंग्रेजी में हम ओवर एक्सर्शन भी कहते हैं। आपका शरीर उस काबिल नहीं है और आपने अचानक से ज्यादा व्यायाम कर लिया या आप अचानक से आपने बहुत ज्यादा डांस कर लिया और उस वजह से ये काम हो सकता है। इसके लिए आपको रेगुलर चेकअप अपना कराना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर जो दिल धड़क रहा है उसकी सेहत कैसी है। दूसरा, मेडिकल चेकअप को अपनी आदत बना लीजिए। और अगर आपको कोविड हुआ है या फिर चाहे माइल्ड कोविड ही क्यों ना हुआ हो, आपके लिए नियमित रूप से मेडिकल चेकअप कराना अनिवार्य है। नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आप हर दिन आधे घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हार्ट अटैक का खतरा 18% तक कम हो जाएगा। तीसरा, आपका लाइफस्टाइल और आपका खान पान सही होना चाहिए और आपको यह पता होना चाहिए कि सीपीआर कैसे दिया जाता है। आपको गाजा लेकर चलेंगे, जहां लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर इजराइल के हमले में उनके परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो वो उसके शव को पहचानेंगे कैसे। इसके लिए गाजा में लोग अपने और अपने बच्चों के हाथों की कलाई पर एक विशेष रंग का धागा बांध रहे हैं। और यह धागा ऐसा होता है जो पूरे परिवार के लोग एक ही तरह का धागा बांध रहे हैं, ताकि अगर इजराइल के हवाई हमलों में उनमें से कोई मारा जाता है तो इस धागे की मदद से उसके शव की पहचान की जा सके। और हमें लगता है कि जीते जी मौत के बाद की ऐसी तैयारी करने से, सोचिए ये लोग जिंदा हैं और अपनी मौत की तैयारी कर रहे हैं, और इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है, चाहे विचारधारा कुछ भी हो। लेकिन देखिए, जहां इस तरह का संकट है जीवन पर, वहां लोग क्या करते हैं। तो सोचिए, जब मौत सामने खड़ी हो तो लोग अब यह भी नहीं सोच रहे कि जिंदा कैसे रहना है, लोग ये सोच रहे हैं कि मरने के बाद क्या करना है। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है।